हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज के कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है ये बताएंगे आपको खबरें खेती के द्वारा। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बागवानी में आपकी सहायता कर सकती हैं। आपकी हर लिहाज से ट्रेनिंग से लेकर मार्केटिंग तक सब जानकारी आपको देंगी और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी देंगी। और ये ज़रूरी हो गया क्योंकि जोत घटती जा रही है, अकेली खेती से काम नहीं चलता। सहायक धंधे हैं उनको अपनाना पड़ेगा और उनसे पूरा लाभ उठाना पड़ेगा। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें खबरें खेती की। खाद्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कठिया गेहूं, वृक्षारोपण के दौरान और बाद में सावधानियां, और काजू की नई किस्म जारी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। अनेक कारणों से कठिया या ड्यूरम गेहूं की खेती पिछले कुछ समय से कमजोर पड़ गई थी। हाल में हुए अनुसंधानों से कठिया गेहूं की नई किस्मों का विकास हुआ है जिनसे अधिक उपज मिलती है, इसलिए इसकी खेती एक बार फिर लोकप्रिय रही है। कठिया गेहूं की खेती मध्य भारत के मालवा व बुंदेलखंड क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ भागों में पुराने समय से की जाती थी, परंतु स्थानीय किस्मों की सीमित उत्पादन क्षमता और गेरवा रोग के प्रति संवेदनशीलता के कारण किसानों ने इसकी खेती में दिलचस्पी लेना कम कर दिया। हाल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इंदौर स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने कठिया गेहूं की नई प्रजातियों जैसे मालव रत्न, मालव कीर्ति, मालव क्रांति और मालव शक्ति का विकास किया है। ये किस्में 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती हैं और इनमें सूखा तथा ऊंचे तापमान को सहने की क्षमता भी है। इन किस्मों के बीजों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कठिया गेहूं एक बार फिर से किसानों की पसंद बनता जा रहा है। कठिया गेहूं में सामान्य गेहूं की तुलना में अनेक विटामिन तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में मौजूद हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने कठिया गेहूं से बिस्कुट और लड्डू जैसे परंपरागत उत्पादों के अलावा फास्ट फूड बनाने की तकनीक भी विकसित की है। इन उत्पादों की विदेशी बाजारों में भी मांग है, इसलिए मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को कठिया गेहूं कृषि निर्यात क्षेत्र घोषित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से एक कृषि ज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि और पशुपालन के आपसी मेल को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हम लोग ने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जो हम दिखाना चाहते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में जो उपजाऊ कर सके। तो पानी में जो हम राइस करते हैं तो उसमें जो शुरू में उसको लगाने में जितना पेस्टिसाइड लगता है वो नहीं लगेगा। उसकी वजह से हम जो 40 दिन लगता है उसको हम 10 दिन में कर देते हैं। तो उसमें किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एक तो पेस्टिसाइड नहीं रहेगा और जो चीज़ आएगी वो आपको आराम से जो ट्रांसप्लांट करेंगे उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और जितना चावल मिलेगा वो बढ़ के ही मिलेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारे देश में वृक्षारोपण के कार्य को एक अभियान के रूप में लागू किया गया है। खासतौर से इस मौसम में अनेक स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अभियान की पूरी सफलता के लिए आवश्यक है कि वृक्षारोपण के दौरान और बाद में कुछ सावधानियां जरूर अपनाई जाएं। पर्यावरण सुधार के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण आवश्यक माना गया है। आजकल अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, परंतु अक्सर देखा जाता है कि पौधे लगाने के बाद उनकी पूरी तरह देखभाल नहीं की जाती, जिससे ये ठीक से नहीं पनप पाते। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ सावधानियां बताई हैं। वृक्षारोपण के लिए जगह की पहचान पहले से कर लेनी चाहिए और उसकी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। बेहतर हो कि जुताई के बाद भूमि को समतल कर लिया जाए। पौध की रोपाई से लगभग 1 महीना पहले गड्ढे खोद लेने चाहिए, जिससे मिट्टी को अच्छी तरह धूप और हवा लग जाए। गड्ढों का आकार आमतौर पर 45 घन सेंटीमीटर रखना ठीक रहता है, लेकिन अगर भूमि पर्याप्त उपजाऊ ना हो तो 60 घन सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदना बेहतर है।
पौधों को गड्ढों में लगाकर उसमें मिट्टी तथा खाद को अच्छी तरह से भरकर ठीक से दबा देना चाहिए। गड्ढे की मिट्टी में राइजोबियम जीवाणु मिला देने से पौधों की बढ़वार अच्छी रहती है। वैज्ञानिकों की सलाह है कि वृक्षारोपण हमेशा सीधी कतारों में या वर्ग के आकार में करना चाहिए। इससे पौधों की देखभाल में आसानी रहती है। पौध को पूरी स्थापित होने तक अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। इसके तहत समय समय पर निराई गुड़ाई करें और सिंचाई भी करते रहे। काजू एक लोकप्रिय और ऊंची कीमत वाला मेवा है। बागवानों के लिए काजू की खेती करना एक अच्छा और मुनाफे भरा काम है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट पर भी काजू की खेती की जाती है, परंतु पुरानी किस्में होने के कारण अच्छी पैदावार नहीं मिलती। हाल में काजू की एक नई और उन्नत किस्म जारी की गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट पर पारंपरिक रूप से काजू की खेती की जाती है। यहाँ BPP 8 और झारग्राम 1 नाम की 2 किस्में किसानों के बीच लोकप्रिय हैं, परंतु इन किस्मों की उपज और गुणवत्ता कम है तथा इन पर कीड़े का प्रकोप भी होता है। इस समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने काजू की एक नई किस्म तैयार की है, जिसे बिधान झारग्राम 2 के नाम से जारी किया गया है। इसे बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के झारग्राम स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन पर आयोजित अखिल भारतीय समन्वित परियोजना में जारी किया गया। इसकी उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय औसत उत्पादकता से लगभग 3 गुनी है। 1 हेक्टेयर से लगभग 2.5 क्विंटल काजू मिल जाते हैं। काजू का औसत भार लगभग 10 ग्राम होता है और इसे निर्यात के लिए उपयुक्त पाया गया है। बिधान झारग्राम 2 काजू की खेती पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट पर लाल और लेटेराइट मृदा वाले बागों में करने की सिफारिश की गई है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर ही आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपरी भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के सभी भागों में मौसम खुशनुमा रहेगा। सिक्किम, मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतम भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा और कुछ भागों में तेज बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा और उड़ीसा के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे। बिहार, झारखंड में बादल छाए रहेंगे। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, बागबानी का एक ऐसा काम है जो सारा साल कुछ न कुछ आमदनी का स्रोत बना रहता है। तो इस विषय में भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से बागबानी को बढ़ावा देंगे, किसानों की कैसे मदद होगी, आइए सब ब्यौरा ले लेते हैं। और आज के विशेषज्ञ हमारे हैं डॉक्टर YR मीणा साहब। मीणा साहब, बागबानी एक ऐसा है जो खेती बाड़ी के साथ साथ, खेती बाड़ी तो 4-6 महीने में आता है उसका तो नतीजा, लेकिन बागबानी का चाहे उसमें सब्जी उगाओ, फूल उगाओ, फल उगाओ, तो उससे लगातार आमदनी होती रहती है।
जी तो जानना चाहेंगे कि भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिससे बागवानी को बढ़ावा मिले। जी बागवानी की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कृषि विविधीकरण की आजकल बात होती है जी कि विविधीकरण के द्वारा किसान भाई जो परंपरागत खेती है उसके मुकाबले अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और सालों साल जैसे आपने कहा जी कोई ना कोई इनकम, कोई ना कोई आय किसान भाई ले सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, खासकर भारत सरकार की ओर से 7 योजनाएं लगभग हैं जो बागवानी विकास को प्रोत्साहन देती हैं और अभी उन 7 योजनाओं को मिला करके जी एक बागवानी के समग्र विकास हेतु एक मिशन लागू किया है जिसको MIDH के नाम से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये नाम दिया गया है। और इस मिशन के अंतर्गत एक जो छाता है स्कीमों का, इसके अंतर्गत 7 योजनाओं का समावेश किया है, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन जी, बागवानी मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट अलग से हाँ, और बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन। इसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नागालैंड जी ये है, और मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन। इन सभी योजनाओं को समावेशित करके और इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट MIDH के नाम से योजना लागू की है। और इन सभी योजनाओं के तहत बागवानी को अलग अलग तरीके से वित्तीय सहायता देते हुए, किसानों को प्रशिक्षण देते हुए, प्रदर्शन लगाते हुए कई तरीके से मदद दी जाती है। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे बागवानी की हों, खेतीबाड़ी की हों, ये राज्य सरकार के बागवानी विभाग के माध्यम से बागवानी की योजनाएं चलती हैं और कृषि संबंधी योजनाएं कृषि विभाग के माध्यम से। तो जो ये संस्थाएं बताई, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी हैं जैसे ICR हैं, उनके खोजबीन के या रिसर्च के सेंटर हैं। हर प्रांत में कृषि विश्वविद्यालय हैं, हर जगह हॉर्टिकल्चर की हर स्टेट में अपना एक ढांचा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। तो इनका तालमेल कैसे होगा और किस अनुपात में किसान को क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी? खासकर आपने बात की अनुसंधान की जी, तो निश्चित तौर पर ये जो MIDH योजना है, इसके तहत जो भी बागवानी के क्षेत्र में विकास के लिए अनुसंधान की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, CSIR के इंस्टीट्यूट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूट जी, इन सबको रखते हुए और इनको वित्तीय सहायता इसमें 100% मिलती है जी, जो भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। और लोकेशन स्पेसिफिक क्षेत्र को ध्यान में रख करके ये अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। और जहाँ पर जो भी कमी हो, जिस तरीके के अनुसंधान कार्यों की ज़रूरत हो, उसी पर कार्य करते हुए और जो सिफारिशें आती हैं उनको लागू करते हुए आगे बढ़ने की योजना है। मीना साहब, एक और विशेष बात आती है, आपने कह तो दिया ये कि भाई कुछ इलाके पहाड़ के हैं और नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं करीब करीब, बहुत अच्छा वहाँ पर ये है कि वनस्पति बहुत अच्छी है कुदरत की तरफ से, तो बागबानी का भी वहाँ ज़्यादा गुंजाइश है, अच्छी है। तो इनमें और जो कुछ राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है, इनमें दूसरी किस्म की आबहवा है, ज़मीन भी दूसरी किस्म की है, तो इनके सब अलग अलग, और किसान को नर्सरी वगैरह मिलने में दिक्कत होती है। कई दफ़ा तो बीजू ही पौधे लगा लेते हैं और वो कई साल लग जाते हैं उसमें फल लाने में। तो इसका क्या इंतज़ाम होगा? एक तो ट्रेनिंग का लोगों का, क्योंकि ट्रेनिंग तो सबसे पहले ज़रूरी बात है, फिर जो सामग्री मिलेगी किसान को वो कहाँ से कैसे मिलेगी? खासकर आपने चर्चा की पूर्वोत्तर और पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्र, तो इनके लिए एक तो खास जो उप मिशन है नेशनल मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, HMNEH के नाम से, तो इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 100% वित्तीय सहायता राज्यों को दी गई है। जबकि जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उसमें 85% अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब राशि मुहैया कराई जाती है राज्यों को, और 15% राशि राज्य मिलाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो योजना है उसमें 100% वित्तीय सहायता राज्यों केंद्र सरकार की, राज्यों को दी जाती है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा, उन्नत पौध, उन्नत बीज ये उपलब्ध कराने की बागवानी में बड़ी समस्या है। और बागवानी एक ऐसा महकमा है, एक ऐसा विषय है, मान लो किसी तरीके से गलती से कोई भी
पौधे ठीक नहीं लगाए, बीजू लगा दिए, 3-4 साल बाद पता चलता है और फिर किसान को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई सालों तक अगर वो उसको भुगतता है, उत्पादन कम मिलता है, गुणवत्ता अच्छी नहीं मिलती, बाज़ार में पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो बेहतर होता है सबसे पहले विशेषज्ञों की सलाह लेकर के क्षेत्र विशेष के लिए जो सिफारिश की गई हैं उन किस्मों को लगाया जाए और उन्नत पौधे, खासकर जो ग्राफ्टिंग, बडिंग, कलम द्वारा, जो वानस्पतिक प्रसारण द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनको लगाया जाए। 2 फायदे होते हैं, एक तो सही गुणवत्ता के फल मिलते हैं और दूसरे उसी साल से या दूसरे साल से फल मिलना चालू हो जाता है, भले ही कम मिलो, 3-4 साल में उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलने लगता है और पौधे के वास्तविक गुण आते हैं। जिस नस्ल का पौधा बताया गया उसके पूरे गुण आते हैं तो किसान को पूरे भरपूर उसका फ़ायदा मिलता है। आपने जैसे जिक्र किया 3 साल 4 साल लग जाते हैं, कभी कभी तो कुछ ज़्यादा भी लग जाते हैं और कभी कम भी हो जाते हैं। ये तो मुनसर करता है किस किस्म की बागवानी आपने की, कहाँ की। जी हाँ। लेकिन जब पौधा 4-5 साल में बड़ा होगा, फलाने तक ज़मीन खाली रहती है, क्योंकि बढ़ुआरी लेगा, छोटा पौधा है तो बाकी ज़मीन तो खाली पड़ी है। तो इसमें जो योजनाएं हैं इसमें ये भी है कुछ बीच में इंटरक्रॉपिंग या दूसरी फसल कैश की, जैसे दलहन है, तिलहन है, ऐसी चीज़ ले सकें, ये ट्रेनिंग का पार्ट होगा क्या? जी हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौधे जब हम नया बाग लगाते हैं धीरे धीरे उनकी बढ़वार होती है और पौधों से पौधों की दूरी वैसे तो अलग अलग किस्मों पर निर्भर करता है, अलग अलग फलों पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर 4 से 8-10 मीटर तक की दूरी होती है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन के बीच में। आसानी से उसके बीच में सब्जियों की खेती ले सकते हैं। दलहन वाली फसलें खासकर मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, ये सब फसलें ले सकते हैं और सब्जियों में गोभी, पालक, खीरा, ककड़ी, ये कोई भी सब्जियां उस तरीके से ले सकते हैं। विशेषकर ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसल नहीं हो बहुत बढ़वार करने वाली जिससे पौधे दब जाएं। हाँ, पौधे से मुकाबला नहीं हो। तो इन फसलों को लगा करके एक तो उत्पादन बढ़ सकता है। दलहनी फसलें बीच में अगर लगाते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो ताकत है, वातावरण से नत्रजन फिक्स करते हुए वो भी बढ़ती है। तो एक तो सॉइल हेल्थ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और किसान को कुछ ना कुछ आमदनी मिलती रहेगी। निराई गुड़ाई देख रेख बीच में करते रहेंगे, कोई ना कोई फसल लगाई हुई है तो जो पौधे हैं उनकी भी साज संभाल अच्छे से हो पाएगी। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग आयोजित की जाती है बागवानी विकास के लिए, उसमें ये भी सलाह दी जाती है कि किन पौधों के बीच में कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं और विशेषकर पौधशाला विकास के लिए सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन में दी गई है। उसमें किसान हाईटेक अगर नर्सरी लगाते हैं तो 4 हेक्टेयर की नर्सरी होती है और 25 लाख के आसपास 1 हेक्टेयर की राशि आंकी गई है खर्चे की, 1 करोड़ के आसपास खर्चा होता है। उसमें 40% तक वित्तीय सहायता जो भी नर्सरी लगाना चाहते हैं उनको मिल सकती है और अगर कोई सरकारी संस्था है तो उसमें 100% तक भी वित्तीय सहायता है। और ये नर्सरी को बढ़ावा इसलिए दिया गया है कि बागवानी के क्षेत्र में उन्नत पौधे, उन्नत बीज, ये अगर किसानों को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर तरीके के फल, सब्जियां किसान उत्पाद ले पाएंगे और उनको अच्छा मुनाफा बाजार में मिलेगा। जहाँ बागवानी का ये कैंपेन चलाई जाएगी वहाँ शीत घरों वगैरह का भी होगा? है, बिल्कुल व्यवस्था है। खासकर हमारा जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है जी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, हाँ जी, उसकी पहले से ही चलाई हुई योजनाएं हैं और उन योजनाओं के तहत कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, मार्केटिंग का किस तरीके से पैकेजिंग और ये करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रेट्स, ग्रेडिंग सिस्टम, इस सब पर किसान भाइयों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और ये अगर कोई भी कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं, कोल्ड चेन डेवलप करते हैं, रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदते हैं तो उन सब के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण ये किसानों को उपलब्ध है और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसको बड़े स्तर पर लेकर चल रहा है। अब आई मार्केटिंग की बात, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी स्टेज है, अवस्था है जिसमें 2 पैसे किसान कमा सकता है और मार्केटिंग का भी हिसाब किताब आज के दिन इतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए। अब एक साथ सबकी अगर उत्पादन सबका आएगा उसमें तो मार्केटिंग में कभी कभी जैसे आपने ही कहा अभी दाम गिर जाते हैं। तो इसके लिए, इसको हैंडल करने के लिए इतने प्रोड्यूस को क्या प्रोसेसिंग वगैरह का भी इसमें कुछ प्रावधान है कि भाई प्रोसेसिंग करेंगे? टमाटर है, सेब है, किसी की चटनी बनती है, किसी का मुरब्बा बनता, आंवला है जैसे, किसी का कुछ बनता है, तो इस पर भी जोर दिया है? जी हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलने के लिए प्रोविज़न है जी। और किसानों को, कृषक महिलाओं को जो उद्यम अपने स्तर पर छोटे स्तर के भी खोलना चाहें
उनको वित्तीय सहायता प्रशिक्षण इसकी व्यवस्था है, जिससे जब फल और सब्जियां जब बाज़ार में किसानों को दाम अच्छे नहीं मिल रहे हों तो वो उनका परिरक्षण कर सकें। प्रोसेसिंग जैसे जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, जूस, ये सब बना करके और बाज़ार में बाद में अच्छे दामों पर उसको बेच सकें और अपने माल को सस्ते बेचने से बच सकें। इसी के लिए ये सुविधा। आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगा, एक आम किसान को कई दफ़ा प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत होती है और कई चक्कर काटने पड़ते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या रूपरेखा हो, कितने साधन होने चाहिए, कितना पैसा सरकार देगी, कितना उसे लगाना पड़ेगा, इसका भी कुछ इंतज़ाम है इसमें आपके मिशन में? जी हाँ, आमतौर पर तो जब किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है जी, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो किसानों को पूरी रूपरेखा बताते हैं और ये तक बताते हैं मान लो कौन सा भाग वो लगाना चाह रहे हैं, कितने क्षेत्रफल में लगाना चाहते हैं, अनुमानित लागत क्या होगी, कहाँ से विश्वसनीय पौधशालाएँ हैं जहाँ से वो पौधे खरीद सकते हैं। तो पर यूनिट उनकी कॉस्ट निकाल करके प्रोजेक्ट बनाने में पूरी मदद देते हुए उनको बताया जाता है कि वो अपने निकटतम बागवानी अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी को संपर्क करके उनको विश्वास में लेकर के प्रोजेक्ट बना करके अगर चालू करते हैं कार्यक्रम, तो सरकार की तरफ से जो वित्तीय सहायता है उसका वो लाभ ले सकते हैं और अपने बाग बगीचों का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। और ना सिर्फ पौधे लगाने के लिए बाद में जैसे ड्रिप सिस्टम लगाना है, पंप सेट लगाना है, IPM या INM जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और दूसरी जो कृषि क्रियाएं हैं या कृषि के छोटे मोटे उपकरण जो बागवानी में उपयोगी हैं वो खरीदने, पंप सेट लेना है, इन सब के लिए भी अगर एक प्रोजेक्ट बना करके किसान बगीचे लगाते हैं तो उनको दूसरी सहायता भी मिलती है। मीणा साहब, आपने जो इतनी विस्तार से जानकारी दी कि बागवानी के लिए सरकार की क्या क्या योजना है, कैसे सरकार किसान की सहायता करेगी, कहाँ कहाँ से आदान और ये पैसे मिलेंगे, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। जो आपको मीणा साहब ने वैसे तो सारी बात बता दी, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने से लेकर किस किस चीज़ का बागवानी का काम अपना सकते हैं, कौन आपकी सहायता करेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर है, कृषि विश्वविद्यालय है या और कोई संस्था ICR की है, ये सब लोग आपकी मदद के लिए जुटे हुए हैं और मैं समझता हूँ आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले बता दूं, कल चिट्ठी पत्री का दिन है, शुक्रवार है, तो जिन भाइयों ने अपनी समस्याओं का समाधान देखना है और करना है उनका समाधान, तो कल देखिए हमारी चिट्ठी पत्री कार्यक्रम को और आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ अब आज्ञा लेना चाहूँगा। सब दर्शकों को हमारी नमस्कार।